हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर सेकंड। देखिए, चैप्टर ऐसा चैप्टर है इसको मैंने क्वेश्चन आंसर कराए थे आपके यूट्यूब पर अभी। आई थिंक आपको ये ताज़ा भी हो गया होगा। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, आप कोई भी टीचिंग का एग्जाम उठाकर देख लीजिए, एक नंबर का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। शायद आपको 2 नंबर का भी देखने को मिल जाए, वरना 1 नंबर का तो आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, आकलन और मूल्यांकन। इस चैप्टर के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, जितना इस चैप्टर के बारे में मैं आपको चीजें बता रहा हूं उतना देख लेना, उतना ही समझ लेना। आई थिंक मेन मेन जो जितनी चीजें होती है वो यही एग्जामिनर आज तक पूछी है, जितने आपके टीचिंग एग्जाम होते हैं, और इतना ही देखने को मिलता है। बस थोड़ा सा चीजों को समझ लेना। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई आपके थोड़ी सी बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका असेसमेंट होता है, इवैल्यूएशन होता है, आखिरकार ये चीजें होती क्या है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं, एनईपी 2020 को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, आपकी 3 टर्म आपकी दी रहती है। एक है आपकी मापन, जिसको मेजरमेंट कहा जाता है। एक होती है आपकी आकलन, एक होती है आपकी मूल्यांकन। ठीक है, ये बेसिकली 3 टर्म आपको पढ़नी रहती है। आप चाहे कोई भी टीचिंग का एग्जाम दीजिए, और बेसिकली टीचिंग के एग्जाम के अंदर ये 2 टर्म सबका सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है, आकलन एंड मूल्यांकन। ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। मापन से आई थिंक कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है, मापनियां पूछ ली जाती है। कभी आपने टेट का एग्जाम दिया होगा, तो आप पर मापनियां पूछ ली जाती है। वो भी रेयर चांस होता है, जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा, बाई चांस पूछ ली जाए तो। वरना तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आकलन और आकलन और मूल्यांकन से पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जो मापन होता है, पहले मापन के बारे में ही आपको बता देता हूं। बेसिकली आपको इसके नाम से पता चल रहा है, मापन यानी कि मेजरमेंट। जब बच्चों का जो मापन किया जाता है, उनके नंबर्स में किया जाता है, या ग्रेड के अकॉर्डिंग उनका मापन किया जाता है, किसमें, यानी कि नंबर्स में, या उनके ग्रेड के अकॉर्डिंग उनका मापन किया जाता है। जैसे हम लोगों का किया जाता था कि 100 में से इतने नंबर बने, या 100 में से इतने नंबर आ गए तो तेरा पास है, इतने नंबर नहीं आए तो तेरा पास नहीं है। तो इस तरीके से नंबर या ग्रेड के अकॉर्डिंग जब उनका मापन या उनका मेजरमेंट किया जाए, तो ये आपका इस तरीके का मापन की प्रक्रिया के अंदर आपका आ जाएगा। इसके अंदर आपका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है। क्या रहता है इसके अंदर? आपका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, कह सकते हो एक निश्चित समय अवधि होती है, एक निश्चित टाइम रहता है। ठीक है, आपका मापन के अंदर निश्चित टाइम पीरियड रहता है इस वाले मापन के अंदर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत ही जानना वही जरूरी रहेगा, वरना ज्यादा जानने की जरूरत इन 2 के बारे में ज्यादा है। ये 2 भाई साहब आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात करें भाई आपके आकलन की बात करें, बेसिकली आकलन और मूल्यांकन दोनों टर्म आपको सेम से ही देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत ही अंतर इनके अंदर देखने को आपको मिल जाता है आकलन और मूल्यांकन के अंदर। मापन से कहीं ज्यादा व्यापक दोनों टर्म आपकी आकलन और मूल्यांकन। ये मापन भी बेसिकली इसके अंदर आपका इंक्लूड हो जाता है, इन दोनों टर्म के अंदर, आकलन और मूल्यांकन के अंदर। आकलन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो बच्चे की जो लर्निंग होती है, जो बच्चा जब अधिगम करता है, तो अधिगम के अंदर बच्चे के सामने जो भी चैलेंज आते हैं, या जो भी उसके सामने चुनौतियां आती है, या जो भी बच्चे के सामने वो सहजता आती है, या जो भी बच्चे के सामने वो कठिनाइयां आती है, या जो भी बच्चे के सामने वो अनुभव अपने सामने फील करता है, ठीक है, तो उन सभी को उजागर किया जाता है आपके आकलन के अंदर। आपका इसको उजागर किया जाता है, और ये प्रोसेस भी आपका कैसे चलता है, ये प्रोसेस भी आपका कंटिन्यू चलता है आपका। ठीक है, ये प्रोसेस भी आपका कंटिन्यू आपका प्रोसेस चलता है, जो आपका आकलन का प्रोसेस चलता है। ठीक, उसके अलावा सेम आपका जो मूल्यांकन है, ये आपका और बड़ा व्यापक रूप से आपका डोमेन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपके लगभग जितने एस्पेक्ट बच्चे के रहते हैं, वो इसके अंदर आपके शामिल हो जाते हैं, जो आपका मूल्यांकन रहता है। बेसिकली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, वो ये मिलता है
कि बच्चा कैसे सीख रहा है और किस प्रकार से सीख रहा है, ठीक है, और क्यों सीख रहा है, इस चीज का पता आपके मूल्यांकन के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, कि जो बच्चा है वो क्या सीख रहा है, ठीक है, कि जो बच्चा है वो क्या सीख रहा है, ठीक है, बच्चा क्या सीख रहा है और कैसे सीख रहा है, इस चीज का जो पता है वो आपका मूल्यांकन के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, ये जो आपका मूल्यांकन के अंदर इस चीज का पता लगाया जाता है। ठीक है, यहां पर आप लोग समझे? ठीक है भाई, कमेंट एक सेकंड भाई, आप लोगों के कमेंट रुक गए। ठीक है भाई, यहां तक अब आप लोगों के कमेंट आने चालू हो गए। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए। उसके अलावा जो आपका आकलन और मूल्यांकन है, एक चीज आपको ये बात समझनी है, आकलन और मूल्यांकन बेसिकली जो आपकी जैसे एक्टिविटी चलती है, जो क्लासरूम की एक्टिविटी चलती है, अगर मैं मूल्यांकन की बात करूं तो क्लासरूम की एक्टिविटीज यानी कि क्लासरूम की गतिविधियों के अंदर जो आपका मूल्यांकन है वो आपका चलता है। ये बेसिकली मोटी मोटी बात आपको इनके बारे में जाननी जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए मैं, मुझे आपका आकलन करना है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, तो आप लोगों ने भी आंसर दिया, सही गलत जो भी कुछ है उससे मैटर नहीं करता, आपने आंसर दिया, सही हुआ तो ठीक है, गलत हुआ तो मैं उसको गलत को यहां पर अपना डायग्नोस करने के बाद फिर आपको रिमीडियल टीचिंग दे दूंगा कि भाई आपने गलत करा है तो इसका आंसर ये होना चाहिए, तो इस प्रकार से मैं आपको समझा दूंगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो जाएगा, कुछ समय के बाद जब आपका जो भी आपका बोर्ड रहेगा, आपका एग्जाम लेगा, और एग्जाम लेने के बाद जब वो आपका आकलन करेगा, आकलन लेने के बाद वो सीधा आपके सामने रिपोर्ट दे देगा कि भाई इस पेपर में से आपके इतने नंबर बने हैं और आपका एग्जाम पास है फेल है, वो सीधा आपको रिपोर्ट दे देगा। तो इस प्रकार से आपका वो ये प्रक्रिया को अपनाएगा। ठीक है, ये आप लोग बात समझ गए। ये आपका बेसिकली आकलन और मूल्यांकन की जो प्रक्रिया थी वो इसके अंदर मैंने आपको समझाई। एक हल्की सी नजर मापनी के ऊपर डाल लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे वो कोर्स ले लेते हैं, कोई भी कोर्स ले लेते हैं तो थोड़ा सा वो डिटेल में भी पढ़ना चाहते हैं, वैसे ये चीज इतनी पूछी नहीं जाती है, तो कुछ मापनी आ जाती है। ठीक है, मापनी आ जाती है। एक आ जाती है आपकी नामित मापनी, ठीक है, नामित मापनी जिसको नॉमिनल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नामित नापनी के अंदर जो मापन किया जाता है वो गुणों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, किसके आधार पर? गुणों के आधार पर किया जाता है। अगर हमें किसी चीज को नापना है तो उसके गुणों के आधार पर नापेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप लोगों का मोबाइल नंबर है, ठीक है, तो मोबाइल नंबर है तो हम, अगर हम मान लीजिए XYZ कोई भी मोबाइल नंबर है, तो हम पूछेंगे भाई ये मोबाइल नंबर किसका है, तो हमको बताना पड़ेगा पर्टिकुलर इसका मोबाइल नंबर है। तो मोबाइल नंबर किसका है हमने पूछा, तब पता चले पर्टिकुलर इस बंदे का इसका मोबाइल नंबर है। तो गुण के आधार पर, किसी के नाम के आधार पर पता चला कि ये मोबाइल नंबर उसका मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो नामित जो आपकी मापनी है वो गुणों के आधार पर नापी जाती है। एक होती है आपकी कर्मित मापनी, जल्दी से इनके ऊपर नजर डालिए क्योंकि चैप्टर के अंदर जो मेन चीज है वो इसके बाद शुरू होगी। कर्मित नापनी जो आपके क्रम के अकॉर्डिंग जो मापन किया जाता है, किसके? क्रम के अकॉर्डिंग जब मापन किया जाता है कि भाई इस बार आपके एग्जाम में कौन बच्चा टॉप करेगा, ठीक है, तो जो बच्चा टॉप करेगा उसको क्रम के अकॉर्डिंग माप लिया जाएगा। इस बच्चे ने टॉप करा, फिर सेकंड करा, फिर थर्ड करा, ये आपकी क्रमित मापनी हो जाएगी। उसके अलावा एक हो जाती है आपकी अंतराल मापनी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी? आपकी अंतराल मापनी, जो एक निश्चित अंतराल के बाद जब मापन होता है। ठीक है, एक निश्चित या फिक्स अंतराल के बाद जब मापन होता है वो आपका निश्चित मापन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंसस होता है, जनगणनाएं होती है, तो 10 साल के बाद जनगणना होती है, उसके बाद हम मापन करते हैं कि भाई देखो भारत की जनसंख्या 10 साल के बाद इतनी हो गई, तो आपका निश्चित मापनी हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। एक होती है आपकी परम शून्य मापन। ठीक है, एक होता है आपका परम शून्य मापन हो जाएगा, यानी जब इसमें गुणों की कोई जरूरत नहीं होती, बिना गुणों के आधार पर ही जब मापन कर लिया जाता है। ठीक है, बिना गुणों को देखे ही मापन कर लिया जाता है, हालांकि गुण रहते हैं बट उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। मान लीजिए आपने कोई अपना एग्जाम दिया, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम 150 नंबर का है, 200 नंबर का है, और आपका कट ऑफ जो लगी, फॉर एग्जाम्पल जितने पर भी कट ऑफ लगी है, जितने नंबर पास होने के लिए आपको चाहिए, ठीक है, तो 150 में से आपको मान लीजिए 90 नंबर चाहिए और 90 में से आपके 89 आ गए, बट घर वाले और पब्लिक क्या कहेगी, अरे पढ़ता नहीं होगा, बेकार है। ठीक है, तो
पब्लिक आपको ये नहीं सोचेगी पढ़ने वाला बच्चा है, वो ये तो सोचेगी फेलियर है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणों की कोई वैल्यू नहीं की और सीधा आपका क्या कर दिया, माप दिया। ये तो पढ़ता पढ़ता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ प्रकार की अपनी माप नहीं आती। बट बेसिकली जो आपको फोकस करना है वो फोकस करना है इन दो फैक्टर के ऊपर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपके बच्चे के विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जो बच्चे के विकास के लिए ये दो सबसे ज्यादा आपके महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके बारे में आपको सारी चीजें डिटेल पूर्वक पढ़नी है। ठीक है, अब यहां से आपके चैप्टर की अच्छी खासी शुरुआत हो जाती है और जहां से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए, हमको पढ़ने जो आपका असेसमेंट होता है उसके बेसिकली जो आपके टाइप्स होते हैं वो दो टाइप्स आपको पढ़ने हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हिंदी में रचनात्मक आकलन के बारे में बात करते हैं, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट पर पूछा जाता है। उसकी वजह है, उसकी वजह क्यों है, एनईपी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट को बढ़ावा देने की बात करी जा रही है और इसका दूसरा भाई आपका समेटिव असेसमेंट, उसको घटाने की बात करी जा रही है। उसमें ये वाली बात कही जा रही है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को आप ज्यादा बढ़ाइए और समेटिव असेसमेंट को धीरे धीरे कम करके और समेटिव असेसमेंट से फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ आप बच्चों को लेकर जाइए। ये वाली बात कही जा रही है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर। अब ये बात क्यों कही जा रही है, क्या इसका मकसद है कहने का, जब मैं आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन करूंगा दोनों के बारे में, तो आप लोग खुद कहोगे कि हाँ जी फॉर्मेटिव असेसमेंट अच्छा है और समेटिव असेसमेंट बेकार है। ये चीज अब मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, पहले मैं बात करता हूं फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करता हूं। देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। किसके जो आपका चलता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। जैसे अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, और अभी अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ आज मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन पूछने के बाद आप लोगों ने आंसर दे दिया कि सर आज तो हम असेसमेंट पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा वाह कितने बढ़िया बच्चे हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया। और जिन्होंने आंसर नहीं दिया उन्होंने कहा पता नहीं सर क्या पढ़ रहे हैं, हम तो बस ये वीडियो में आपको देख रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही रहे। तो फिर मैं क्या काम करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि बेटा यहां ध्यान लगाओ, कुछ नए तरीके बताऊंगा, कुछ आपको मोटिवेट करूंगा ताकि आपकी अटेंशन आपकी क्लासरूम के अंदर बनी रहे। तो मैंने आपका क्या काम करा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान मैंने आपका असेसमेंट करा और जो आपकी समस्या मुझे देखने को मिली उसको साथ के साथ डायग्नोस करके साथ के साथ रिमीडियल टीचिंग आपको दी, यानी उपचार भी मैंने साथ का साथ आपका करा। तो ये आपका असेसमेंट बढ़िया हुआ ना, मैंने आपसे क्वेश्चन करा और साथ के साथ आपने ऑनलाइन उसका आंसर भी दे दिया। सेम उसी तरीके से क्लासरूम के अंदर जब टीचर बच्चे से क्वेश्चन पूछता है और तभी बच्चा साथ के साथ आंसर देता है, तो टीचर उसकी जो भी समस्या आती है तभी उसका समाधान कर देता है। तो ये आपका होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, होता है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। ठीक, अब ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, यानी कि आपका संदर्भित होना चाहिए। जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, जो करिकुलम के अकॉर्डिंग आपको चीज पढ़ाने के लिए कही हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, कंटेक्चुअल होना चाहिए। अब मान लीजिए एग्जाम के लिए तैयारी, जिस एग्जाम के लिए आप लोग लग रहे हो तैयारी करने के लिए, बट मैं पढ़ा आपको कुछ और दूं, तो क्या आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा? पढ़ा मैं आपको सब्जेक्ट ये रहा हूं, ठीक है, और मान लीजिए पूछ मैं आपको कुछ और लूं कि बताओ बंदर के भाई जो कान होते हैं, कान के अंदर कौन सी आपकी हड्डी होती है, इस तरीके का उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ लो, तो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर नहीं आ जाएगा फिर आपका। ठीक है, तो आपका जो भी होना चाहिए कंटेक्चुअल होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए और कंसेप्चुअल भी होना चाहिए। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आपकी समझ भी विकसित होनी चाहिए आपके कंसेप्ट के प्रति फॉर्मेटिव असेसमेंट में। व्यापक रूप से होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें बच्चे के जितने भी प्रकार के डोमेन आपके आ रहे हैं या टीचर जितने प्रकार से बच्चों को पढ़ा सकता है, वो सभी व्यापक रूप से शामिल होना चाहिए आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट से। अच्छा बच्चे, तुझे इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा, चल मैं तुझे अब दूसरे तरीके से समझाता हूं। दूसरे तरीके से समझाने के बाद फिर टीचर ने बच्चे से क्वेश्चन पूछा, अगर बच्चे को फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर टीचर फिर और दूसरे तरीके से समझाता है। क्यों? फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है भाई, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सीधा अपना बच्चा ऐसे इंटरेक्ट कर रहा है टीचर। पहले वो टीचर डायलॉग मारते थे ना कि बेटा तुझे एक बार समझ में नहीं आ रहा, तू मेरे से 10 बार पूछना, मैं तुझे 10 बार बताने के लिए तैयार हूं। हालांकि आज तक बताया नहीं किसी ने 10 बार,
2-3 बार के बाद टीचर ने सीधा मुक्के या चाटे मारे, ठीक है। उसके अलावा जो आपका असेसमेंट होता है एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये वाला प्रोसेस आपका कंटिन्यूअस चलता है। जो अभी आपका दूसरे वाला असेसमेंट आएगा वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपका रुक जाएगा, बट ये आपका कंटिन्यूअस चलने वाला है, ठीक है। इसमें जो भी कमियां और सहजताएं होती है उनको भी खोजा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कोई बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा है तो उनको भी ये खोजा जाता है इसके अंदर, ठीक। कॉल देखना, को फोन आ रहा है मेरा, साइड में रख दो, ठीक। उसके अलावा एनकरेज करता है बच्चों को, एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है बच्चों को। जैसे मैंने कहा बेटा समझ में नहीं आ रहा, एक बार नहीं 10 बार पूछ, 10 बार बताऊंगा, मुझसे मत पूछना 10 बार, ठीक है। वरना वीडियो 10 की 10 बार लंबी चली जाएगी, हो सके दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। कहेंगे खुद तो डायलॉग मार रहे हो 10-10 बार का और हमें नहीं बता रहे, ठीक है। वो भाई ऑफलाइन क्लास में होता है, इसमें नहीं हो पाएगा ऑनलाइन वाली क्लास के अंदर। आपके विश्वसनीय तरीके से मापता है, ठीक है। विश्वसनीय तरीके से भाई बच्चा सामने सामने वो उससे अपना कुछ भी क्वेश्चन पूछो, बच्चा नहीं बता रहा है उसको सामने साथ के साथ समाधान कर दो। अब आप लोगों अपना वहां पे दूसरी तरफ, अब दूसरी तरफ से मैं कैसे पूछ लूंगा, सीधा आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, उधर से अपनी उंगलियां चलाओ कि सर ये ऐसे क्यों है, वैसे ऐसे क्यों है, सर इसका आंसर ये होगा वो होगा। अच्छा मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, अब आपको समझ में नहीं आया तो पता आप क्या काम करोगे, गूगल खोलोगे जल्दी से और फिर आंसर बता दोगे, सर ये आंसर होगा इसका पक्का। मैंने कहा हाँ भाई यही वाला आंसर होगा, बहुत पढ़ाकू बच्चा है, ठीक है। तो ये राजकुमार जो राज कपूर ये बहुत टैलेंटेड बच्चा है। तो इस वाले में विश्वसनीयता थोड़ी लग रही है, विश्वसनीयता तब लगेगी जब फिजिकली होंगे सामने, लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो विश्वसनीय होते हैं, ठीक है, क्योंकि टीचर और बच्चे आमने सामने चल रहे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। डायग्नोस्टिक और रिमीडियल होते हैं। आपने एक चीज सुनी है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, आपने ये टर्म सुनी हुई है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। बेसिकली जो आपका डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट है, ये टर्म आप लोगों ने खूब अपने एग्जाम में सुनी हुई है। जो आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट में क्या होता है, ये वर्ड ही आपने सुना है डायग्नोस्टिक, मतलब जब इसमें किसी समस्या की पहचान की जाती है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ये मतलब होता है डायग्नोस्टिक का। लेकिन डायग्नोस्टिक असेसमेंट में क्या होता है, जब आप या जब कोई टीचर किसी चैप्टर को पढ़ाने से पहले, टीचर उस चैप्टर को पढ़ाने से पहले बच्चों से कुछ क्वेश्चन पुटअप करता है या बच्चों के अनुभव को जानता है, ये उस बच्चों के अनुभव को क्लासरूम में लेकर आता है, तो ये हो जाता है आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे असेसमेंट पढ़ाना था, मैंने पूछ लिया आप लोगों से कि आप असेसमेंट के बारे में कुछ जानते हो, या मैंने कह दिया कि यार ये तो मैंने यूट्यूब के ऊपर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराए थे। अब आप लोगों में से कुछ बच्चों ने वीडियो देखी होगी, अरे हाँ यार सर ये तो आपने कराए थे, तो ये आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से पहले चलता है, जब टीचर जो होता है अपनी तैयारी करके आता है, ठीक है, कोई चैप्टर को पढ़ाने से पहले या बच्चों से क्वेश्चन पुट अप करता है और साथ में फिर उसमें थोड़ा रिमीडियल टीचिंग का यूज कर देता है, ताकि बच्चों को डायग्नोस करने के बाद जो उसको समस्या आई बच्चों को फिर टीचर उनका समाधान कर देता है, ठीक है। ये बात समझ गए। यह डिस्क्रिप्टिव नेचर का भी होता है, थोड़ा इसमें डिस्क्रिप्टिव नेचर पाया जाता है, मतलब जिसके अंदर कह सकते हो चेंजेबल हो सकता है, ठीक है। जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, मान लीजिए बच्चों को समस्या आ रही है तो भाई टीचर अपने अंदर चेंज कर सकता है और बच्चे के अंदर भी मेंटल जो उसकी एबिलिटी होती है उसको थोड़ा चेंज कर सकता है कि नहीं बेटा इस तरीके से नहीं, इस तरीके से इस काम को करना चाहिए, ठीक। उसके अलावा स्टूडेंट को उसके अधिगम उद्देश्यों और प्रगति पर फीडबैक प्रदान किया जाता है। देखो फीडबैक जो मिलेगा आपका इसके अंदर मिलता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर। फीडबैक कैसे मिलेगा, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछने के बाद अगर आपने आंसर सही दे दिया, बहुत बढ़िया भाई इसका बिल्कुल आंसर यही होगा, तो फीडबैक मैंने आपको पॉजिटिव दे दिया। अगर आपने आंसर सही नहीं दिया, मैं आपको क्या कहूंगा, अरे गधो तुमसे इतना आंसर हल्का आंसर नहीं दिया जा रहा, बेकार ही कहेंगे, क्या एग्जाम तुम पास करोगे। तो फीडबैक कैसे मिला, बेकार फीडबैक आपको मिला, ठीक है। एक फीडबैक ये भी मिलेगा कि नहीं बेटा आपने इस क्वेश्चन को ऐसे गलत सोल्व करा है, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करना चाहिए था। तो जो फीडबैक मिलता है ना, यानी प्रतिपुष्टि जो मिलती है वो आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर मिलती है, ठीक है। उसके अलावा ओपन एंडेड क्वेश्चन भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन जिनके समाधान आपके एक से ज्यादा होते हैं वो आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, और एक होते हैं आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। एक होते हैं आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन जिनके समाधान आपके सिर्फ एक होते हैं वो होते हैं आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको बार बार देता ही हूं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि भाई जो आप लोग ये एग्जाम की टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके बाद क्या बनोगे, इसके बाद सिर्फ आप लोग टीचर बन सकते हो। कोई आपसे आपका नाम पूछे तो आपका नाम सिर्फ एक हो सकता है, तो आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन।
टीचर बनने के बाद आप लोग क्या काम करोगे, तो दुनिया भर के आप लोग काम करोगे, ठीक है। और अगर आपके नाम का मीनिंग आपसे पूछे, ठीक है, या आपके काम आपसे पूछे, तो दुनिया भर की चीज आप लोग बता दोगे, तो आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन के अंदर चला जाएगा। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन या फिर कह सकते हो जो क्रिएटिविटी देखने को मिलती है वो आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर देखने को मिल जाती है। प्रोजेक्ट वर्क या प्रोजेक्ट जो आपको देखने को मिलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर मिलते हैं। और जो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व कौन करता है, टीचर करता है। ऑब्जर्व अवलोकन करता है टीचर इसके अंदर कि बच्चा कैसे सीख रहा है, किस प्रकार सीख रहा है, कहाँ गलती कर रहा है और किस प्रकार उसको सुधारा जा सकता है, ये टीचर इसके अंदर आपका करता है, ठीक है। तो ये सब जितनी भी आपकी मैंने विशेषता बताई ये आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर मैंने आपको चीजें बताई। अब देखिए अगला आता है आपका समेटिव असेसमेंट आता है। अब क्या होगा, समेटिव असेसमेंट की सर विशेषता कहा गई, मैंने नहीं लिखी इसकी, ठीक है। बताओ क्यों नहीं लिखी, क्योंकि भाई इसकी अब वैल्यू इतनी नहीं बची है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत कम इसके ऊपर क्वेश्चन आने लगे, क्योंकि इसका महत्व अब इतना एग्जाम के अंदर नहीं बचा। फॉर्मेटिव असेसमेंट का महत्व बहुत बढ़ गया है। मैंने कहा ना एनईपी 2020 ने भी खुद सबसे ज्यादा जो महत्व आपका दिया है वो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऊपर दिया है। अभी एनईपी 2020 के ऊपर वीडियो आने वाली है जिसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में एनईपी 2020 पूरा कराने वाला हूं। तो उसमें आपका असेसमेंट का जो आपका सेक्शन है वो आपका खुद पर खुद आपका इंक्लूड हो जाएगा कि एनईपी 2020 में जो असेसमेंट है या बच्चों का असेसमेंट किस प्रकार किया जाना है उसके ऊपर मैं आप सारी चीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जब आपकी एनईपी 2020 के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट के दूसरे भाई आपके समेटिव असेसमेंट के ऊपर बात करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा असेसमेंट था, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। जैसा हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपने आंसर दे दिया। लेकिन समेटिव असेसमेंट आपका वो असेसमेंट होता है जब आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपका खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, जब आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाता है तो वो होता है आपका समेटिव असेसमेंट हो जाता है। जैसा हमारी ये वीडियो खत्म हो गई, वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग क्या काम करोगे, जो एप्लीकेशन के अंदर डाउट सेक्शन है उसके अंदर क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, ठीक। या उसके बाद जैसे जो बच्चे के ईयरली, हाफ ईयरली एग्जाम, यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये सब आपके कौन से होते हैं, ये सभी आपके समेटिव असेसमेंट के अंदर आपके इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो समेटिव असेसमेंट हो गए। अब मुझे आप लोग खुद एक बात बताइए, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट बढ़िया होता है या आपका समेटिव असेसमेंट बढ़िया होता है, क्योंकि वो असेसमेंट आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है और ये वाला असेसमेंट आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद चलता है। अब आपको मैं अभी आप लोग मेरी वीडियो लाइव देख रहे हो, अभी आपको कोई दिक्कत हुई, आप लोगों ने तुरंत क्वेश्चन पूछ लिया और मैं उसका नजर मेरी पड़ गई और मैंने आंसर उसका दे दिया। लेकिन ये तरीका बढ़िया रहेगा, ये जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी डाउट सेक्शन में आप लोग पूछोगे पता नहीं मेरे पास आएगा या नहीं आएगा, वैसे मोस्टली आ जाते हैं जितना निपटाने की कोशिश मैं करता हूं, ठीक है। तो वो तरीका बढ़िया रहेगा, ये तरीका बढ़िया है ना। तो आपका जो समेटिव असेसमेंट है इसलिए इसको ज्यादा बढ़ावा देने की बात आपके नहीं की जा रही है आपके समेटिव असेसमेंट की, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। इसी के अंदर देखो एक लाइन आपको दिख रही है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट या स्टैंडर्डाइज पेपर भी आपको देखने को मिलता है, यानी कि आपका मानकीकृत आपका टेस्ट यानी कि मानकीकृत परीक्षाएं भी आप लोग इसको कह सकते हो। देखिए जहां पर भी आपके एग्जाम में कोई भी आपका XYZ एग्जाम हो, जहां पर भी आपको मानकीकृत परीक्षाओं या मानकीकृत टेस्ट की बात आ जाएगी, इसके साथ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। और आपके समेटिव असेसमेंट के अंदर बेसिकली मानकीकृत परीक्षाओं की तरफ ले जाने की बात ज्यादा होती है। वो कैसे होती है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा, जैसा मान लीजिए 6 महीने का या 1 साल का टाइम पीरियड दिया जाएगा, ठीक है। उस टाइम पीरियड के अंदर एक पर्टिकुलर कोर्स होगा और कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी 1 साल की। उसके अंदर टीचर उस कोर्स को कंप्लीट कराएगा, बच्चों को कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। उस कोर्स के बाद फिर उसका एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट के बाद अगर बच्चे ने ये पर्टिकुलर नंबर अगर उसने अचीव कर लिए, 100 में से 33 नंबर अचीव कर लिए तो पास हो जाएगा, अगर पास नहीं हुआ तो वो बच्चा फिर फेल माना जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, मानकीकृत टेस्ट हो गया। यार एक बात बताओ, अगर 100 में से 33 नंबर बच्चा ले आया तो पास हो गया, अगर बच्चा 32 नंबर ले आया तो फेल माना जाएगा। तो ये क्या कोई एक बढ़िया स्टेप माना जा रहा है कि अगर 1 नंबर से कोई बच्चा रह गया तो उसको फेल की कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाएगा। तो मानकीकृत टेस्ट के अंदर एक मानक टेस्ट कर दिया कि जो 33 नंबर ला गया वो पास, जो 33 से नीचे वाला ला गया वो फेल। तो जब किसी को मानक मानकर किसी से कंपैरिजन कर
जब कोई टेस्ट या पेपर लिया जाए वो आपका मानकीकृत के अंदर आएगा, यानी कि जब किसी से कंपैरिजन यानी कि तुलना की बात आ जाएगी। और मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि बच्चों के बीच में कभी आपको कंपैरिजन यानी कि तुलना नहीं करनी। अगर मैं ही आपकी तुलना या कंपैरिजन किसी से करूं तो सोचो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। तो आपको तुलना नहीं करनी कभी किसी से भी, तुलना करना हमेशा गलत बात होती है, ठीक है। तो ये आपका मानकीकृत टेस्ट हो गया, ठीक है। एक आपका मानदंड संदर्भित आकलन होता है, ठीक है। मानदंड संदर्भित एक आपका आकलन हो जाएगा, ठीक। मानदंड संदर्भित आपका आकलन हो जाएगा। ये आपका इससे थोड़ा बेटर होता है। इसके अंदर जो भी बच्चों की आपकी एबिलिटी होती है, जो भी आपकी शिक्षण की जो आपकी योग्यताएं होती है या शिक्षण के आपके उद्देश्य होते हैं, उनके अकॉर्डिंग बच्चे का इसका जो है आकलन किया जाता है, ठीक है। तो मानकीकृत के अपेक्षाकृत हम इसको थोड़ा बेटर ले सकते हैं आपके मानदंड संदर्भित आकलन को, ठीक है। तो लेकिन मानकीकृत के साथ हम बिल्कुल यहां पर नहीं जा सकते, इसको तो देखते आप लोग गलत आप लोगों को काट देना है, ठीक। चलिए बात करते हैं भाई आपके नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब आपके अगले की ओर बढ़ते हैं। ये आपने सख्त स्टेप की ओर चलता है, जो आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, सख्त कदमों के ऊपर चलता है। हम तो सख्त है, 100 में से 33 लाओगे तो पास है, 33 नहीं लाए तो हम फेल है। ऐसी सख्त नीतियों के ऊपर चलता है जो आपका स्टैंडर्डाइज आपका टेस्ट होता है। अब देखिए इनके जो भाई है आपके, ठीक है, ये दोनों भाई है और इन दोनों भाइयों के भी आपके 2-3 छोटे भाई है, इनके ऊपर और नजर डाल लीजिए। ये भी आपके एग्जाम में खूब देखने को मिलते हैं। अगर यहां तक कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। नेगेटिव वर्ड कह सकते हो आप लोग इसको, मानकीकृत को, ठीक है। हाँ अब बढ़ते हैं भाई आपके इन तीनों के ऊपर एक बार करके बढ़ते हैं। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और आपका असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग को ही आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग को आपका समेटिव असेसमेंट कहा जाता है और असेसमेंट एज लर्निंग को आपका सेल्फ असेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट एज लर्निंग हो गया आपका सेल्फ असेसमेंट। अब ये सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? देखिए असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब आपका जो सेल्फ असेसमेंट है जिसमें अपना मूल्यांकन खुद से करता है, यानी अपने आप जब बच्चा खुद का मूल्यांकन करता है वो होता है आपका असेसमेंट एज लर्निंग होता है। वो कैसे करता है? अपने आप कोई किताब खोल ली, जैसा आप लोग पढ़ते हो, आप लोग क्या काम करते हो, कोई किताब ले ली, प्रैक्टिस सेट ले लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लिए, क्वेश्चन को सोल्व करा और सोल्व करने के बाद यूं हाथ रख लिया और भाई इसका यही आंसर होगा या कुछ और होगा, या क्वेश्चन पढ़ लिया और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर हाथ रख लिया और फिर उसका आंसर देते हो नीचे 4 ऑप्शन पढ़ के, फिर आराम से हाथ हटाते हो, अच्छा हाँ यही आंसर है, ठीक है। अब यहां पर आपका आकलन कौन कर रहा है? यहां पर आपका आकलन करने के लिए कोई और थोड़ी है, कोई टीचर है या कोई बाहर की एजेंसी है, कोई बोर्ड है, कोई भी आपका आकलन नहीं कर रहा। आपका आकलन कर रहे हो आप लोग खुद, या जैसा आप लोग क्या काम करते हो, बुक देख ली सामने, बुक में कोई क्वेश्चन पढ़ लिया और फिर आंख बंद करके और फिर उसका आंसर दे रहे हो या फिर उस चीज को एक्सप्लेन करते जा रहे हो। तो ये आपका असेसमेंट एज लर्निंग के अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में आई होप आप लोग समझ गए होंगे, जो आपके तीनों के तीनों आपके टाइप्स होते हैं, ठीक है। इनको हिंदी में मत पढ़ो। असेसमेंट फॉर लर्निंग, F4 फॉर्मेटिव, देखो कितना आसानी से याद होगा। हिंदी के अंदर जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। F4 फॉर्मेटिव, इस तरीके से याद करना है आपको। असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर आपका समेटिव हो जाएगा, एज लर्निंग के अंदर आपका, ठीक है, सेल्फ हो जाएगा। ऐसे याद करिए वरना कंफ्यूज हो जाओगे, हिंदी के अंदर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक। चलिए बात करते हैं भाई आपके जो मूल्यांकन होता है उसकी कुछ विशेषताओं के ऊपर बात कर लेते हैं कि एक अच्छे मूल्यांकन में, ठीक है, अगर आपको किसी का मूल्यांकन करना है तो एक अच्छे मूल्यांकन के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, जरा उनके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, नजर डालते हैं, ठीक है। ठीक है देखिए एक मूल्यांकन के अंदर वैलिडिटी यानी वैधता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब वैलिडिटी का मतलब है, वैधता का मतलब है जब आप किसी का मूल्यांकन करें या जो आपका मूल्यांकन हो
तो उसी चीज का मूल्यांकन हो जो चीज आपको कराई जा रही है। मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, ठीक है, और चीज आपको दूसरे एग्जाम की पूछ ली। मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूं हमारा देश कब आजाद हुआ, पर आप लोग यहां पर सीडी पे रहे हो, पूछ लिया मैंने जीके का क्वेश्चन, तो क्या वो मूल्यांकन वैलिड माना जाएगा? वो मूल्यांकन वैलिड नहीं माना जाएगा। तो जो भी मूल्यांकन हो वैलिड हो, उसी टॉपिक से, उसी चीज से रिलेटेड हो जो चीज आपको कराई जा रही हो, जो चीज आपको पढ़ाई जा रही हो। दूसरा, मूल्यांकन विश्वसनीय होना चाहिए। मूल्यांकन के अंदर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मान लीजिए आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया और क्वेश्चन पूछने के बाद एक बच्चे ने तो उसका आंसर दे दिया, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया और एक ने बच्चे ने उसका आंसर दे दिया कि सर इसका आंसर ये वाला होगा, दूसरे बच्चे ने उसका आंसर कुछ और दे दिया, तो मैं वो भी आंसर बिल्कुल सही दे दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा कि हमारा देश कब आजाद हुआ, एक ने कहा सर हमारा देश 1947 को आजाद हुआ, मैंने कहा अच्छा। दूसरे से पूछा हमारा देश कब आजाद हुआ, उसने कहा हमारा देश 1945 को आजाद हुआ, मैंने कहा ये सही है 1945 वाला, ठीक है। अब बाकी के बच्चे नाराज हो गए, ये वाला सही क्यों है? भाई ये मेरे से कोचिंग पढ़ता है, ठीक है। तो मेरा मूल्यांकन क्या वैलिड माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा? मेरा मूल्यांकन अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन में विश्वसनीयता तो बची नहीं। विश्वसनीयता किसकी बची? पैसों की बची। क्यों? क्योंकि भाई मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ता है, मैं अपने देश को पता नहीं कभी भी आजाद करवा दूंगा या कभी भी गुलाम बनवा दूंगा, ठीक है। तो विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए आपके मूल्यांकन के अंदर, व्यवहारिकता बनी चाहिए, होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। मूल्यांकन ये नहीं है जैसे मान लीजिए आपका मूल्यांकन चल रहा है हमारा देश, जैसे मान लीजिए 1947 में आजाद हुआ। अब 1947 में आजाद का ये मतलब नहीं है कि भाई जो देश आजाद हुआ था ना, तो मैं टाइम मशीन में गया था और अंग्रेजों को भगा के आ गया था, अभी आया हूं, कल ही आया था, ठीक है। तो इस तरीके की अगर आप कोई बिना प्रैक्टिकल की बात करोगे तो आपका वैलिड मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। तो आपका मूल्यांकन वैलिड तभी माना जाएगा जब आप कुछ प्रैक्टिकल बात करोगे, ठीक है। आपके कंटेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे, संदर्भित बात करोगे, अगर इस तरीके का मूल्यांकन आप लोग करोगे, कोई यकीन नहीं करेगा, वो कहेगा अच्छा, कहेगा ठीक है यहाँ बैठ और अभी हम तुझे जो है ना दूसरे ग्रह पे भेज देंगे, ठीक है। तो आपका मूल्यांकन आपका व्यवहारिक भी आपका होना चाहिए, ठीक है। आपके मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, मतलब जिस मूल्यांकन का वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिविटी, मतलब जिस मूल्यांकन में परीक्षक का आपका प्रभाव ना पड़े, जो आंसर आपने दिया उसका एक ही आपका आंसर हो, ठीक। और व्यापक होना चाहिए, मतलब जिसमें सारे गुण आपके इंक्लूड हो, कॉम्प्रिहेंसिव रूप से होना चाहिए। ये आपके मूल्यांकन के सारे फैक्टर बता दिए। बेसिकली जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है इन्हीं में से आपका पूछा जाता है, ठीक, इन्हीं में से आपका पूछा जाता है जो आपके 5 फैक्टर मैंने बताए। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की। ये भाई आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आपका CCE। क्या होता है CCE? इसके फुल फॉर्म जान लीजिए, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ठीक है। यानी कि आपका निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। इसका हिंदी में नाम आप लोग लिख सकते हो, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन उसमें आप लोग लिख ही सकते हो, चलो लिख ही देता हूं, ठीक। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। तो इसकी शुरुआत हुई भाई आपके 2009 से 10 के सेशन के अकॉर्डिंग, यानी 2009 में RT 2009 के बाद 2009 कह रहा हूं अनुशंसा के अकॉर्डिंग इसको लाया गया। 2009 में इसकी शुरुआत हुई, क्लास 9 से इसकी शुरुआत हुई। लाने का मकसद इसको ये था, जो बच्चे जो फेल हो जाते, ठीक, फेल होने की वजह से जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते थे, कुछ बच्चे गलत एक्शन उठा लेते थे, सुसाइड का जो मतलब स्टेप उठा लेते थे। नो डिटेंशन पॉलिसी भी, नो डिटेंशन पॉलिसी इतनी खतरनाक हो चुकी है देश के अंदर कि जिसकी वजह से बच्चों का बेस स्ट्रोंग नहीं हो पाता, और उस बेस स्ट्रोंग ना होने की वजह से फिर ड्रॉप आउट की समस्या बन जाती है। फिर ड्रॉप आउट की समस्या जब बन जाती है, फिर सरकार को FLN जैसे प्रोग्राम लाने पड़ जाते हैं, फिर निपुण अपना लॉन्च करना पड़ जाता है। तो जब कोई योजना आती है तो भाई उसका पता नहीं होता कि आगे जाके उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके इंप्लीमेंटेशन के बाद ही पता चलता है, ठीक है। तो जब ये आपका CCE इसको लाया गया था, तो इसको इसलिए लाया गया था कि जो बच्चों का जैसे मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन उनका पर्टिकुलर एक जैसे एक निश्चित अंतराल वो ना हो, एक मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ना हो कि भाई 1 साल बाद बच्चों का मूल्यांकन होगा, उसके अंदर जो बच्चा पास कर जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में, जो पास नहीं करेगा तो समझ लो बेकार। ऐसा मूल्यांकन ना हो, एक ऐसा मूल्यांकन हो जो कंटिन्यूअसली रूप से हो, यानी कि आपका निरंतर मूल्यांकन चलता रहे, बच्चा डेली स्कूल में आता है, डेली उसका मूल्यांकन करो। और जो आपका व्यापक रूप से रहे, और व्यापक के अंदर आपकी 2 टर्म दी हुई है
कि बच्चे का मूल्यांकन आपका शैक्षिक रूप से रहे और बच्चे का मूल्यांकन आपका सह शैक्षिक रूप से रहे। ठीक है, किससे? बच्चे का मूल्यांकन आपका सह शैक्षिक रूप से रहे। इन दोनों रूप से बच्चे का मूल्यांकन आपका चलना चाहिए। ठीक, ये बात आप लोग समझिए। ये जो आपका मूल्यांकन का, ये आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव का जो कंसेप्ट है, इसको रिलेट किया गया, सीसी के कंसेप्ट को रिलेट किया गया बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, यानी कि बच्चे की वृद्धि और विकास से इसको रिलेट किया गया। ठीक है, इससे इसको रिलेट किया गया। ठीक, जैसे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चलती है, ग्रोथ तो पर्टिकुलर एक टाइम के बाद रुक जाती है। ठीक है, जैसे आपकी जो शैशवावस्था होती है उसमें तेज चलती है, फिर अर्ली चाइल्डहुड होती है उसमें थोड़ी उससे कम तेजी से चलती है, मिडिल जो चाइल्डहुड होती है उससे थोड़ी और कम उससे तेज चलती है, जैसी बच्चा एडोलसेंस में जाता है फिर और तेज स्पीड से हो जाती है। लेकिन आपकी जैसी प्रौढ़ावस्था में बच्चा होता है धीरे धीरे करके आपकी मतलब कम होती जाती है। बट जो विकास होता है वो कंटिन्यूस चलने वाला एक प्रोसेस होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, निरंतर चलता रहता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और मृत्यु तक विकास चलता रहता है। ठीक है, तो निरंतरता की जो बात करी जा रही है या व्यापकता की बात करी जा रही है कि जो बच्चे के जो सारे डोमेन होते हैं, चाहे बच्चे का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, स्वयंगात्मक विकास हो, और उसके शारीरिक मानसिक स्वयंगात्मक और कौन सा बचेगा, शारीरिक मानसिक स्वयंगात्मक और सामाजिक विकास हो। ठीक है, सामाजिक तो ध्यान ही नहीं आया। तो ये जितने भी एस्पेक्ट है व्यापक रूप से इन सभी को इसके अंदर आपका ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इससे आपका लिया गया, तो ये हो गया आपका किस्म के अंदर, आपका सीसी के अंदर इसको ऐड किया गया। एक क्वेश्चन आपका यहां से भी देखने को मिलता है, जैसे कुछ आपको थोड़ी सी अगर इसको डिटेल में मैं लूं कि जो आपका सीसी होता है, तो सीसी के अंदर आपको किसको ऐड किया गया है? सीसी के अंदर आपके फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट को ऐड किया जाता है। ठीक है, इन दो असेसमेंट को ऐड किया जाता है कि बच्चे का मूल्यांकन किया जाए फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के थ्रू। लेकिन जो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का आपका योगदान देने की बात करी जा रही है सीसी के अंदर, तो फॉर्मेटिव और समेटिव की बात करी जा रही है कि फॉर्मेटिव को रखो भाई आप 40% और समेटिव को रखो बाकी के अंदर आप लोग 60%। ठीक है, इनके योगदान की इस तरीके से बात करी जा रही है। उसमें एक चीज सीसी के अंदर यह बात करी जा रही है कि जो आपका सीसी है, सीसीई एक प्रकार से आपको रिमीडियल टीचिंग भी भी प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि आपका उपचारात्मक असेसमेंट भी, टीचिंग कह रहा हूं, उपचारात्मक असेसमेंट भी आपका प्रदान करता है आपका जो सीसी होता है। मान लीजिए बच्चों को आपको कोई भी चीज की दिक्कत हुई, कमी हुई, तो बच्चे का निरंतर मूल्यांकन चलता जा रहा है और व्यापक रूप से हो रहा है, और व्यापक रूप से बच्चे के शैक्षिक रूप भी शामिल हो रहे हैं, जिसमें बच्चे के सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें आ रही है, जिसमें बच्चे के अपने सब्जेक्ट आ रहे हैं, लैंग्वेज आ रही है, साइंस उसमें मैथमेटिक्स आ रहा है, साइंस वगैरह आ रहे हैं, जिसमें बच्चे के शैक्षिक चीज आ रही है, को करिकुलर एक्टिविटीज आ रही है, जो बच्चा स्कूल के अंदर अपना गेम खेलता है, क्विज खेलता है, आपस में डिस्कशन करता है। ठीक है, ये सभी एक्टिविटीज आपके शैक्षिक के अंदर चली जाएगी। ठीक, तो इन सभी को इसके अंदर ऐड किया जाता है आपके व्यापक रूप से, और ये व्यापक किसके रूप के अंदर आता है? ये आपका सीसी के अंदर आता है। ठीक है, तो जब इन चीजों को ऐड किया जाता है तो यहां पर उपचारात्मक असेसमेंट भी एक तरीके से आपका बच्चों को प्रदान किया जाता है। यहां तक आप लोग समझ गए? एक सेकंड आगे दोबारा आपके कमेंट। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए? भाई बता तो दिया, सीसी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, दोबारा से देखना आप लोग। ठीक है, बीच में क्लास जोड़ी आपने, तो ये हो गया आपका सीसी का पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया। ठीक, ठीक है भाई। अब बात करते हैं आपके अगले की बात करते हैं, एसबीआई की बात करते हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट की बात कर लेते हैं अब आपके। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट की, यानी कि आपका विद्यालय आधारित आकलन की बात करते हैं। किसके? आपके विद्यालय आधारित आकलन की बात करते हैं। ठीक, विद्यालय आधारित आकलन की बात करते हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट की बात करते हैं। देखो इसके नाम से पता चल रहा है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट की एक ऐसा असेसमेंट जो स्कूल पर आधारित है, यानी एक ऐसा असेसमेंट जो स्कूल के अंदर होता है बस। ठीक है, किसके अंदर होता है ये असेसमेंट? ये असेसमेंट आपका
स्कूल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है असेसमेंट? ये असेसमेंट आपका स्कूल के अंदर होता है, ठीक है। कह सकते हो आपका इंटरनल होता है। किसके अंदर होता है? आपका स्कूल के अंदर होता है। स्कूल के अंदर असेसमेंट होता है तो कौन करेगा इस असेसमेंट को? स्कूल का टीचर करेगा। स्कूल का टीचर नहीं होगा तो कभी प्रिंसिपल कर सकता है, या स्कूल का जो और दूसरा जो मेंबर रहते हैं वो कर सकते हैं। बट सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है यहां पर? इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका टीचर, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बट ये जो आपका एसबीए होता है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है ना, ये आपका बाल केंद्रित रहता है, यानी कि आपका चाइल्ड सेंटर्ड रहता है, ठीक है। टीचर तो रोल निभाता है लेकिन आपका चाइल्ड सेंटर्ड रहता है। इसमें आपकी बाहरी एजेंसियों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। बाहरी एजेंसियों का इसमें कोई आपका काम नहीं रहता है, ठीक है। इसमें बाहरी एजेंसियों का कोई काम नहीं रहता है। जो भी सबसे ज्यादा काम रहता है वो आपके स्कूल के टीचर्स का, स्कूल के लोगों का काम रहता है। और स्कूल बेस्ड असेसमेंट के द्वारा ही बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का एक तरीके से समग्र विकास यहां पर किया जाता है। क्या किया जाता है? बच्चे का समग्र विकास यहां पर किया जाता है आपके स्कूल बेस्ड असेसमेंट के अंदर, ठीक है। ठीक, चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला आपको टूल्स दिए हुए, तो भाई एक एक करके सभी टूल्स के बारे में हम लोग कर लेते हैं बात, तो इसके ऊपर एक एक करके नजर डाल लेते हैं। चलिए ठीक, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, अगला देखते हैं भाई। अब देखिए असेसमेंट के कुछ टूल होते हैं कि किस प्रकार से आप लोग बच्चे का असेसमेंट कर सकते हो, या आपका भी अगर असेसमेंट करना हुआ तो किस प्रकार से असेसमेंट कर सकते हैं। जरा भाई उनके ऊपर एक एक करके नजर डाल लेते हैं। तो आइए किस प्रकार से असेसमेंट किया जा सकता है उनके ऊपर एक एक करके नजर डाल लेते हैं, कौन कौन से टूल होते हैं। और यहां से भी बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत हुई तो बताइए। समग्र मतलब होलिस्टिक, मतलब पूर्ण रूप से बच्चे का विकास, सारे एस्पेक्ट विकास के अंदर उसमें शामिल हो, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषा विकास, सब उसके अंदर, ठीक है। ठीक, ठीक, नहीं क्लास 9 बजे नहीं हो सकती क्योंकि यूट्यूब पर 8 बजे क्लास होती है। उस क्लास को कराते कराते 9:30 10 बज जाते हैं। तो क्लास तो टाइम यही रहेगा, शांत माहौल रहता है इस टाइम में पढ़ने और पढ़ाने का, तो ये टाइम बिल्कुल सही है, ठीक है। हम्म, सर्वांगीण विकास अच्छा, ऑल राउंड डेवलपमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सर्वांगीण विकास वालों, ऑल राउंड डेवलपमेंट और जो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट है, क्या दोनों एक ही है? अगर दोनों एक नहीं है तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, जरा इसको बताना बताओ जरा। देखिए बात करते हैं असेसमेंट के टूल्स की, कि किस प्रकार से असेसमेंट किया जा सकता है, उसके कौन कौन से उपकरण है, उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहला आप पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बेसिकली आप लोग इसको कह सकते हो एक फाइल होती है, ये एक फोल्डर होता है, फोल्डर इसको कह सकते हो। तो स्कूल के अंदर इसको बनाया जाता है स्कूल के टीचर के द्वारा। स्कूल का टीचर इसको बनाता है और इसको बनाकर बच्चे से संबंधित जितने भी प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं वो इसके अंदर रखे जाते हैं पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। इस पोर्टफोलियो के अंदर बच्चे से संबंधित जितने भी प्रकार के रिकॉर्ड रखे रहते हैं इसके अंदर रखे जाते हैं, इस फाइल के अंदर, या जिसको फोल्डर की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो बच्चे से संबंधित बच्चे का नाम हो गया, बच्चे के जो परिवार होते हैं उसकी डिटेल इसके अंदर हो गई, बच्चे की जो जो उपलब्धियां है, अचीवमेंट्स है, वो सब इसके अंदर रखे जाते हैं, बच्चे की जो जो कमियां है वो सब इसके अंदर रखी जाती है, ठीक है। और उसके अलावा बच्चा जो जो क्लासरूम के अंदर एक्टिविटीज करता है, जो जो बच्चा क्लासरूम के अंदर एक्टिविटीज करता है वो सब इसके अंदर रखी जाती है। उसके अलावा बच्चे के जो जो प्रोजेक्ट रहते हैं उन प्रोजेक्ट को इसके अंदर रखा जाता है, और ईटीसी मतलब XYZ जितनी चीजें होती है जो एक पर्टिकुलर क्लास होती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास के अंदर जो टीचर होता है वो किसी बच्चे का पोर्टफोलियो बनाता है, जो आप लोग टीचर बनने के बाद बनाओगे। तो पोर्टफोलियो आपने किसी बच्चे का बनाया, एक ऐसी फाइल सी लेकर गए, वो आती है ना, वो एक ट्रांसपेरेंट फाइल सी आती है,
इस टाइप की बनाते हैं जो टीचर, ठीक है। तो आपने बनाई एक पोर्टफोलियो, तो बच्चे की सारी डिटेल लिखी, नाम, फैमिली वैमिली सब चीज, बच्चा किस प्रकार से बिहेवियर कर रहा है, बच्चा किस प्रकार से अपना मतलब परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या क्या उसके अंदर कमियां हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स है, वो सब आपने पोर्टफोलियो बनाकर रख लिया। और पूरे एक साल भर के दौरान पूरी एक्टिविटीज को उसके अंदर आप लोग शामिल करते गए। जैसे ही बच्चा एक क्लास को पास करके नेक्स्ट क्लास में जाता है, तो नेक्स्ट क्लास के टीचर को आप कहते हो लो, ये अगले टीचर को हाथ में थमा के कहते हो कि सर या मैडम ये इस बच्चे का पोर्टफोलियो है। तो जो अगला टीचर होगा वो इस फाइल को, फोल्डर को खोलेगा, वो देखेगा हाँ ये बच्चा, ये इसकी कमियां, ये उपलब्धियां, ये इस प्रकार के प्रोजेक्ट है, तो उस बच्चे को देखकर वो उसका आकलन करेगा और देखेगा कि हाँ यार इस बच्चे के साथ इस प्रकार से मेहनत करनी है, इस प्रकार से उसको पढ़ाना है। तो बच्चे का आकलन करने का सबसे बढ़िया, सबसे इफेक्टिव तरीका हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि सबसे बढ़िया तरीका हो जाएगा आपका कौन सा, सबसे बढ़िया तरीका हो जाएगा आपका आकलन करने का पोर्टफोलियो हो जाएगा, क्योंकि करी कराई चीज मिल गई सारी की सारी। अब बच्चों को, टीचर को नई शुरुआत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। अगला आपका रिकॉर्ड, दो प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं, एक होते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एक होते हैं कम्युलेटिव रिकॉर्ड। इनको हिंदी में नाम याद करोगे तो करके बता दो, अगर हिंदी में नाम याद हो जाए। एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर जो बच्चे के डेली एक्टिविटी से, ठीक है, जो बच्चे के डेली एक्टिविटी से जुड़े जितने भी प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं वो सब आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर रखे जाते हैं, कि जैसे बच्चा किस प्रकार का व्यवहार करता है, या बच्चा किस प्रकार से अपने कौशल सीखता है यानी स्किल्स को सीखता है, या बच्चा किस प्रकार से अपनी उपलब्धियां हासिल कर रहा है, या बच्चा स्कूल के अंदर किस प्रकार से चीजों को सीखता या तोड़ता या नहीं सीखता है, वो सब आपके रिकॉर्ड जो है आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर चले जाते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का एक छोटा पार्ट होता है आपका कम्युलेटिव रिकॉर्ड, C4 कम्युलेटिव और C4 आपका क्लास, यानी कि क्लास से संबंधित जितने भी प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं वो आपके कम्युलेटिव रिकॉर्ड के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। क्लासरूम की अटेंडेंस, क्लासरूम के अंदर बिहेवियर, क्लासरूम के अंदर क्लासरूम का प्रोजेक्ट, वो सब आपके कम्युलेटिव रिकॉर्ड के अंदर आपके चले जाते हैं, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। आगे बात करते हैं रेटिंग स्केल की। देखिए ये आपका असेसमेंट का अगला टूल है रेटिंग स्केल। बेसिकली आपका एक रेटिंग स्केल होता है। इस रेटिंग स्केल पर आपको नंबर से दिए जाते हैं या चीजें मापी जाती है कि कौन कितना सही है, कौन कितना बेस्ट है, ये यहाँ पर आपको रेटिंग स्केल पर दी जाती है। इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया था अभी, ठीक है। रेटिंग स्केल पर जैसे मान लीजिए आपको मुझको रेटिंग देनी है, ठीक है, या मान लीजिए कि भाई मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, बुरा पढ़ाता हूँ, या इस प्रकार से आपको मुझको रेटिंग देनी है। तो जो आप मुझको ये रेटिंग दोगे तो ये जो आपकी लाल वाली है ये बिल्कुल बेकार, ठीक है, ये बिल्कुल बेकार। येलो वाली है थोड़ी बहुत ठीक, ठीक है। ये वाली येलो वाली है ये है अच्छा, ये वाली है ये है बहुत अच्छा, ये वाली है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये वाली है सबसे अच्छा। नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, ये है पूरी दुनिया में अच्छा। अच्छा एक बार बताओ इन सभी में से कौन सी वाली दोगे? सबसे ज्यादा ग्रीन वाली, थोड़ी कम ग्रीन वाली, सबसे ज्यादा पीले वाली, उससे कम पीले वाली। तो इस प्रकार का एक रेटिंग स्केल है। आप लोगों ने जैसे जो अर्थक्वेक आता है, जो भूकंप आता है, तो आपने देखा रिएक्टर स्केल, तो रिएक्टर स्केल पर उस भूकंप को, उस अर्थक्वेक को मापा जाता है कि उस पर रिएक्टर स्केल का जो आपकी जो भूकंप की तीव्रता है वो कितनी मापी गई है। अगर इतनी है तो भाई इतना भूकंप नुकसान पहुंचाएगा, इतनी है तो इतना नुकसान पहुंचाएगा। उसी प्रकार से आपका रेटिंग स्केल होता है। यहां पर किसी को असेसमेंट अगर करना है, अगर मेरा मूल्यांकन करना है, और मैं किसके थ्रू करा रहा हूं? आप लोगों के थ्रू करा रहा हूं कि भाई मुझे बताओ कि मेरा असेसमेंट करो और मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो आपके थ्रू मैं अपना असेसमेंट करा रहा हूं इस रेटिंग स्केल पर, ठीक है। ठीक है, सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा ग्रीन वाली ठीक है भाई, सबसे ज्यादा ग्रीन वाली, ग्रीन सबसे ज्यादा है, ठीक है भाई, थैंक यू भाई आप सभी लोगों का सबसे ज्यादा ग्रीन, ठीक है भाई। तो मेरा भी चैलेंज है भाई, अगर सही से पढ़ते गए ना तो मतलब देख लेना आप लोगों का स्कोर सही पहुंचेगा, ठीक। चलिए बात करते हैं आपके रूब्रिक्स के बारे में। रूब्रिक्स आपकी जो मार्गदर्शिका होती है, देखिए इसके अंदर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रूब्रिक्स के अंदर
जो बच्चों के लिखित और जो आपका मौखिक होता है, ठीक है, यानी ओरली और राइटिंग के जो आकलन होते हैं उनका यहां पर असेसमेंट किया जाता है। इसका एग्जांपल मैंने दिया भी था अभी कि जैसे मान लीजिए आईएएस होते हैं, आईएएस की तैयारी करनी होती है, तो उनको क्या होता है, चीजें लिखनी होती है बहुत ज्यादा, तो उसका असेसमेंट किया जाता है पहले, ठीक है, उनका लिखित में किया जाता है। फिर इंटरव्यू की तैयारी वो लोग करते हैं, फिर उनका ओरली किस प्रकार से कम्युनिकेट कर रहे हैं, फिर उनके मौखिक का किया जाता है, और फिर वहां पर जो होता है उनको एक स्कोरिंग मार्गदर्शिका रहती है, फिर वो उसके अंदर लिखते रहते हैं, अच्छा लिखित के अंदर इतना आपने लिखा है, इतने नंबर मिलेंगे, और इंटरव्यू के अंदर आपने इतना लिखा है, इसके अंदर आपके लिखेंगे, ठीक है। तो स्कोरिंग मार्गदर्शिका ये हो गई। उसके अलावा आपकी होगी चेकलिस्ट। चेकलिस्ट के अंदर सिर्फ आपका इतना रहता है, यस या नो के अंदर आपका आंसर रहता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जो अभी क्लास दे रहे हैं उनका नाम है सचिन सर, यस या नो, तो आप लोग क्या कहोगे, यस, ठीक है। आप लोग टीचिंग जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पास हो जाओगे, यस या नो, तो क्या कहोगे, यस, पास हो जाओगे। तो जब आपका असेसमेंट सिर्फ यस या नो के अंदर हो, या सिर्फ एक आपके वाले में हो इस वर्ड के अंदर, तो आपका चेकलिस्ट के अंदर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चेकलिस्ट आप लोग समझ गए कि आपकी जो चेकलिस्ट है। तो ये आपके जो असेसमेंट टूल मैंने आपको बताए, ये आपके कुछ मेन थे, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और असेसमेंट के टूल्स होते हैं जिनके बारे में आपको नजर डालनी जरूरी है। जरा इनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं, ये कुछ और नजर डालनी जरूरी है, ठीक है। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा ग्रीन वाला, थैंक यू भाई आप सभी का। देखिए, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करके भी, ऑब्जर्व करके भी आप लोगों का असेसमेंट किया जा सकता है। मान लीजिए आप लोग किस प्रकार से पढ़ रहे हो, किस प्रकार से चीजें सीख रहे हो, तो टीचर जो होता है बच्चे को ऑब्जर्व करता है कि देखो बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो ऑब्जर्व करके भी क्या काम किया जा सकता है, असेसमेंट किया जा सकता है। तो ये भी आपका असेसमेंट का एक टूल होता है। ये हो गया आपका, इसके अंदर बताने के लिए कुछ भी नहीं है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, सिंपली ऑप्शन के अंदर ऐसे आता है, और ज्यादा कुछ नहीं आता इनके अंदर एग्जाम के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चनियर यानी प्रश्नावली, क्वेश्चन पूछ के मतलब असेसमेंट किया जाता है। अच्छा बताओ, जो चींटियां होती है, चींटियों के कितने पैर होते हैं, बताओ इसका आंसर जल्दी से दो, ठीक है। अच्छा बताओ, जो आपका एग्जाम है, तो एग्जाम के लिए आप लोग कितने घंटे पढ़ रहे हो, जल्दी से इसका आंसर दो। अच्छा बताओ, जो आपका मैंने असेसमेंट बताया, फॉर्मेटिव असेसमेंट अच्छा होता है, समेटिव असेसमेंट अच्छा होता है। अच्छा बताओ, एनईपी 2020 के अंदर जो आपका मैंने वो बताया 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल जो आपका प्रोग्रेस कार्ड बच्चों को मिलेगा, उस 360 के अंदर बच्चे के किस प्रकार के असेसमेंट की बात हो रही है, सेल्फ असेसमेंट की, या उसके अलावा असेसमेंट ऑफ लर्निंग की, या असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो रही है, बताओ कौन सी की बात हो रही है, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, तो क्वेश्चन पूछ के भी तो मैं आपका असेसमेंट कर रहा हूं ना, तो क्वेश्चन एयर हो जाएगा, ठीक है, पर्सनावली हो जाएगी। उसके अलावा आपका साक्षात्कार इंटरव्यू, देखो इंटरव्यू तो लिया ही जाता है असेसमेंट के लिए, तो इंटरव्यू के माध्यम से क्या होता है, असेस किया जाता है कि सामने वाला जो कैंडिडेट है वो इंटरव्यूअर के सामने किस प्रकार से अपने आप का प्रेजेंटेशन दे रहा है। अभी हमारे इंटरव्यू चल रहे हैं, आज ही मैं सुबह इंटरव्यू लेकर आया, ठीक है, टीजीटी पीजीटी वालों के चल रहे हैं। अब टीजीटी पीजीटी वाले भाई बच्चे मतलब कुछ ही बच्चे थे जो मुझसे छोटे थे, वरना सभी मुझसे बड़े बड़े थे, ठीक है। एक तो दिक्कत ये होती है, जैसे मैं जाता हूँ सारे के सारे खड़े हो जाते हैं, कुछ पैर छूते हैं। अब मुझे ऐसा फील होता है कि यार मतलब मैं कितना बड़ा हो गया, तो मैंने कहा भाई बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, ठीक है। अब जब इंटरव्यू लेते हैं, बाहर तो बड़े नॉर्मल रहते हैं, जैसे ही वो रूम के अंदर घुसते हैं तो उनके यूं हाथ पैर कांप जाते हैं, ठीक है। जब वो प्रेजेंटेशन देते हैं ना बोर्ड पर, क्योंकि जैसा भी केवीएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो उसके अंदर डेमो का सेक्शन जोड़ दिया, पहले डेमो का सेक्शन नहीं था, अब डेमो का सेक्शन जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर एसेस करना है कि जो टीचर अब बनने जा रहे हैं ये बच्चों को सही प्रकार से पढ़ा भी पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे। तो जब वो बेचारे डेमो देते हैं तो उनके हाथ यूं चलते हैं, यूं इस तरीके से। तो हमने उनको फिजिकली इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं ताकि उनका एसेस किया जा सके, उनको उनका असेसमेंट किया जा सके कि भाई एक बार फाइनल वाले से जाने से पहले इनकी यहाँ प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो ये भी आपका असेसमेंट का एक तरीका होता है इंटरव्यू का, ठीक है। तो आई होप आप लोग मतलब आपका असेसमेंट आपके एग्जाम में हो अच्छे तरीके से, और आप लोग भी जल्दी हो। प्रोजेक्ट के माध्यम से होता है, टीचर ने बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे दिया, अगर बच्चे उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, तो भाई उसके अंदर पास हो जाएंगे, उनका असेसमेंट अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं कर पा रहे
तो आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, केस स्टडी, देखिए केस स्टडी आपका असेसमेंट का बढ़िया तरीका होता है। केस स्टडी के अंदर क्या होता है, जैसे आपका केस इस टाइम पर जो आपका एग्जाम है, जो भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, वो आपका केस हो गया। ठीक है, और उस केस की आप स्टडी कर रहे हो, इस एग्जाम को कैसे पास किया जाएगा, किस तरीके से पास किया जाएगा। ठीक है, तो आप केस की स्टडी यहां पर कर रहे हो। ठीक है, तो जब किसी केस के ऊपर स्टडी की जाती है, जिस एग्जाम के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, तो ये भी आपका आकलन का, असेसमेंट का एक टूल आपका बन जाता है, किसी केस पर स्टडी करना, जिस तरीके से आप लोग अपने एग्जाम पर कर रहे हो, या मैं आप लोगों के ऊपर करता हूं कि बच्चे किस प्रकार से समझ रहे हैं, क्या उनकी डिमांड है और वो क्या वो चीज को चाहते हैं। ठीक है, तो जब तक असेसमेंट नहीं करूंगा तब तक आप लोगों की तरफ से चीजें नहीं आएगी, और तब तक मैं अपनी तरफ से और चीजें आपको नहीं दे पाऊंगा, बेस्ट नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों का असेसमेंट टाइम टू टाइम होना जरूरी रहता है। ठीक है, तो केस स्टडी के अंदर देखना पड़ता है केस क्या है। ठीक, तो ये हो गया आपका भाई जो चैप्टर था यहां पर कंप्लीट हो गया। इसके अंदर मुझे नहीं लगता शायद कोई चीज ऐसी होगी जो असेसमेंट एंड इवोल्यूशन से आपके एग्जाम में छूट जाए या बच पाए। मैक्सिमम यही चीज होती है, और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल दे सकता है, बस कोई क्वेश्चन बना के दे देगा कि मान लीजिए कोई फलाना है, वो अपना फलाना कहीं पर बच्चों को घुमाने ले गई, या फलाना ने ये काम कर रही है, तो बताइए यहाँ पर कौन सा असेसमेंट आ जाएगा, फॉर्मेटिव आएगा या असेसमेंट एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, कौन सा आ जाएगा। थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देगा, वरना मैक्सिमम जो चीज आती है वो यही आती है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। कोई सवाल है, क्वेश्चन है, जल्दी से पूछ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपकी वीडियो को स्टॉप यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, ठीक। और क्लास लेट इसलिए होती है ना, मेरी टाइमिंग यही बनती है, क्योंकि उससे पहले और क्लास चलती है, फिर यूट्यूब की चल जाती है, और 8 बजे से लेकर 9:30, पौने 10 तक भी चल जाती है। तो ये क्लास फिर आराम से, मतलब टेंशन फ्री रहती है, इसके बाद कोई क्लास नहीं, मैं भी फ्री रहता हूँ तसल्ली में। ठीक है, ठीक है, हाँ कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर आप क्लास कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। मेटाकोग्निशन, मेटाकोग्निशन जिसको आप लोग अधिसंज्ञान या परासंज्ञान के नाम से जानते हो, मेटाकोग्निशन का मतलब होता है जब आदमी अपने ही सोच के बारे में सोचता है। ठीक है, तो जब ये आएगा तो मैं चीज आपको बता दूंगा। तो मेटाकोग्निशन का मतलब होता है जब आदमी अपनी सोच के बारे में सोचता है। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं। मेटाकोग्निशन का मतलब होता है जब आदमी अपनी सोच के बारे में सोचता है, और वो कैसे सोचता है, जब मैं आपको देखे अभी बताता हूं। जब आदमी अपनी सोच के बारे में सोचना चालू कर देता है, वो आपका मेटाकोग्निशन होता है। मान लो अभी अपने आप लोग अपने एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, यार जो हमारा एग्जाम है वो कैसे पास होगा, किस तरीके से उसके अंदर बढ़िया नंबर आएंगे। अपने एग्जाम के बारे में सोचते सोचते आप लोग ये सोचने लग गए कि एक बार ये मेरा एग्जाम पास हो गया, उसके बाद तो मुझे क्या मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, मेरी लाइफ बदल जाएगी, ठाट बात बदल जाएंगे, गाड़ी में घूमूंगा, यहां जाऊंगा वहां जाऊंगा, इस तरीके से जाऊंगा। तो यानी एक चीज के एस्पेक्ट के बारे में सोचते सोचते आप लोग उसके बारे में डिटेल में सोचने लग गए, यानी उस डोमेन से बाहर निकलकर, उस एक सोच के मतलब दायरे से बाहर निकलकर आप लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी अपनी सोच से भी बाहर जाकर सोचना शुरू कर दिया, वो सोच आपकी छोटी पड़ गई। तो जब आदमी अपनी सोच के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है, यानी व्यापक रूप से सोचना शुरू कर देता है, आपका मेटाकोग्निशन आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये आपका मेटाकोग्निशन होता है। ठीक है भाई, और नोट्स तो आपको इसी के अंदर मतलब मिलेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक। हाँ, सुबह नहीं हो पाएगी क्लास, सुबह के लिए तो भाई आप लोगों से सॉरी कह सकता हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो क्लास तो इसी टाइम रहेगी। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, अपना ध्यान रखना। गुड नाइट, टेक केयर।